उद्भिद की संरचना और विकास। आज के टॉपिक का नाम है मादा युग्मकोद्भिद की संरचना तथा विकास। देखिए बच्चों, इससे पहले अपन ने पढ़ा नर युग्मोद्भिद की संरचना। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? नर युग्मकोद्भिद की संरचना। हमने कहा था कि आवर्तबीजी पादपों में जो लैंगिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? पुष्प के द्वारा होता है। आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्प के द्वारा होता है। और पुष्प में मादा जो भाग होता है, पुष्प में मादा भाग होता है उसे अपन क्या कहते हैं? जायान कहते हैं। पुष्प में मादा भाग को क्या कहते हैं? जायान कहते हैं। अब आज अपन मादा युग्मकोद्भिद की संरचना का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए, मादा युग्मकोद्भिद की संरचना तथा विकास। हमने पढ़ा कि अभी अपने कहा कि पुष्प में मादा भाग कौन सा होता है? जायान होता है। पुष्प में हमने कहा था कि पुष्प में एक आवश्यक चक्र होता है। आवश्यक चक्र को जनन चक्र कहा, और जनन चक्र में जायान पाए जाते हैं। जायान किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मादा पुष्प के भाग को रिप्रेजेंट। अब अपन ने कहा था कि पुमंग, अपन ने पढ़ा था पुमंग, और पुमंग की इकाई मैंने बताया था आपको पुंकेसर। पुमंग की इकाई क्या है? पुंकेसर। तो उसी प्रकार जायान की इकाई क्या है? अंडक है। जायान की इकाई क्या होती है? अंडक होती है। तो मादा जन्नांग में जायान की इकाई को क्या कहते हैं? अंडक कहते हैं। अंडक को ही गुरुबीजाणु परण कहते हैं। देखो ये दोनों में कंपेयर चलेगा, पुमंग और जायान के बीच में अगर देखें तो देखो पुमंग की इकाई पुंकेसर, जायान की इकाई अंडक। पुमंग को अपन ने दूसरा क्या नाम दिया था? लघु बीजाणु परण। क्या नाम दिया था? लघु बीजाणु परण। और अब जायान की इकाई क्या है? गुरु बीजाणु परण। तो देखिए, गुरु और लघु दोनों, गुरु लघु का अर्थ होता है छोटा और गुरु का अर्थ होता है बड़ा। इसे क्या होता है? अंडक बड़ा होता है, उनके से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। इसलिए इसको गुरु बीजाणु बोला जाता है। गुरु का अर्थ बड़ा, या गुरु शब्द जो लिया गया उसका अर्थ बड़ा। लघु का अर्थ होता है छोटा, अर्थात अंडा से बड़ा होता है और परागकण छोटे होते हैं। तो जायान की इकाई को अपन ने क्या कहा? अंडक कहा, या अंडक को ही क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु परण कहते हैं। अंडक या गुरु बीजाणु परण में, अंडक या गुरु बीजाणु परण, अंडक या फिर गुरु बीजाणु परण को कितने भाग, अंडक या गुरु बीजाणु कितने भागों से मिलकर बना होता है? 3 भागों से मिलकर बना होता है। अंडक या गुरु बीजाणु में कितने भाग पाए जाते हैं? 3 भाग पाए जाते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? वर्तिकाग्र। कौन कौन से होते हैं? वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका, और तीसरा होता है अंडाशय। वर्तिकाग्र को इंग्लिश में कहेंगे स्टिग्मा, स्टाइल और ओविल। देखिए, जायान की इकाई अंडक होती है। अंडक को ही गुरु बीजाणु परण कहते हैं। अंडक
कितने भागों में विभेदित होता है? 3 भागों में। कौन कौन सा? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब हम इनके बारे में ज्यादा चर्चा कक्षा 11th में अपन ने पढ़ा था। पुष्प की संरचना जब पढ़ाए थे तब अपन ने चर्चा की थी। आज अपन इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा करके इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। और मुख्य जो बातें हैं, जो आगे का भाग है, मादा, युग्मोद्भिद या बीजांड की संरचना में चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर अपन इसका चित्र बना करके थोड़ा एक्सप्लेन करें तो देखिए, हमने कहा था कि अंडक का शीर्ष भाग जो मुक्त सिरा होता है, अंडम के शीर्ष भाग पर जो मुक्त सिरा होता है उसे क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? इसे वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं। अब अंडक का ये तो शीर्ष भाग हो गया और इसका जो आधारी भाग फूला हुआ होता है, इसका जो आधारी भाग फूला हुआ होता है, इसका जो आधारी भाग फूला हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। देखिए इधर समझिए बेटे, अपन चर्चा कर रहे हैं जायान की। हमने कहा कि जायान की इकाई क्या होती है? अंडक होती है। अंडक को ही क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं। अंडक या गुरु बीजाणु पर्ण तो कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बटा होता है। जैसे, और अगर अपन कंपेयर करें तो पुंमंग या पुंकेसर, पुंमंग या पुंकेसर की चर्चा करें तो पुंमंग को भी अपन ने 3 भागों में बांटा था। पुंमंग को भी अपन ने कितने भागों में बांटा था? ये 3 भाग बांटे थे। ये वाला शीर्ष वाला भाग अपन ने कहा था परागकोश, जिसकी चर्चा दोनों के लोब को जोड़ने वाली योजी, और नीचे वाला भाग कौन सा? पूतंतु। अगर इंग्लिश में चर्चा करें इसे तो देखिए, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? एंथर, कनेक्टिंग और फिलामेंट। तो जिस प्रकार पुंमंग 3 भागों में मिलकर बना होता है, उसी प्रकार जायान या फिर अंडक भी कितने भागों से मिलकर बना होता है? 3 भागों से मिलकर बना होता है। शीर्ष भाग कौन सा होता है? वर्तिकाग्र होता है। और आधारी भाग कौन सा होता है? जो फूला हुआ होता है, वो अंडाशय होता है। और इन दोनों के बीच का भाग, इसके अंडाशय और वर्तिकाग्र के बीच का भाग क्या कहलाता है? वर्तिका या स्टाइल कहलाता है। तो अगर इंग्लिश में अपन पढ़े तो अपन बता पाएंगे कि जायान के 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। और जो नीचे का भाग होता है, ये वाला जो नीचे का भाग होता है, ये वाला भाग कहलाता है, जो फूला हुआ भाग होता है, जिसे अपन पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। ये नीचे वाला भाग कौन सा कहलाता है? पुष्पासन कहलाता है। और इस अंडाशय में अब अपन को थोड़ा सा आगे का भाग आएगा जो 11th में नहीं था। यहाँ से थोड़ा अपन समझेंगे कि जो, अब यहाँ से समझेंगे कि जो अंडाशय होता है, अंडाशय में अंडाशय में 2 या 2 से अधिक क्या पाए जाते हैं? बीजांड पाए जाते हैं। अंडाशय में क्या पाए जाते हैं भाई? बीजांड पाए जाते हैं, जो एक किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा। इसके द्वारा प्लेसेंटा या बीजांड संघ, किसके द्वारा? प्लेसेंटा या बीजांड संघ के द्वारा
अंडाशय में जुड़े हुए होते हैं। अगर इसमें बनाए तो ये अंडाशय हो गया, और अंडाशय के अंदर ये वाला भाग अगर अपन देखें, ये वाला भाग यहाँ से अगर अपन देखें, ये वाला भाग कहलाता है बीजांड। क्या कहलाता है? बीजांड कहलाता है, जो प्लेसेंटा के द्वारा अंडाशय में जुड़ा हुआ रहता है। जब अंडकों की संख्या अंडाशय में अधिक होती है, जब अंडकों की संख्या अंडाशय में अधिक होती है, तब इसे बहुअंडपी कहते हैं। बहुअंडपी, बहु यानी बहुत सारे, जब अंडाशय में अंडकों की संख्या बहुत सा अधिक होती है तब इसे बहुअंडपी कहते हैं। और अगर ये बहुअंडपी, देखिए आगे थोड़ा सा, अगर ये बहुअंडपी आपस में जुड़े हुए हैं, अगर ये बहुअंडपी क्या है? आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसे कहते हैं युक्ता अंडपी। क्या कहते हैं? युक्ता अंडपी कहते हैं। देखिए, जब अंडकों की संख्या 2 से अधिक होती है तब इसे बहुअंडपी कहते हैं, और जब ये अंडक आपस में जुड़े हुए होते हैं तब इन्हें युक्ता अंडपी कहते हैं। और अगर ये स्वतंत्र हो, आपस में जुड़े नहीं हो, तब इन्हें कहेंगे वियुक्ता अंडपी। तब इसे क्या कहेंगे? वियुक्ता अंडपी कहते हैं। तो इस प्रकार अपने कहा कि जायांग की इकाई क्या होती है? अंडक होती है, और अंडक का आधारी भाग फूला हुआ होता है जिसे अंडाशय कहते हैं। और अंडाशय में बीजांड संघ के द्वारा, या बीजांड संघ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। बीजांड संघ के द्वारा बीजांड जुड़े हुए होते हैं। जब अंडकों की संख्या अंडाशय में अधिक होती है तब इसे बहुअंडपी कहते हैं, और अगर ये आपस में जुड़े हुए होते हैं तो युक्तांडपी, और अगर ये क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं तो वियुक्तांडपी कहते हैं। तो इस प्रकार अपन पढ़ रहे हैं मादा एवं उपोद्भिद। मादा एवं उपोद्भिद में हमने कहा कि पुष्प में मादा भाग क्या होता है? जायांग होता है। जायांग की इकाई क्या होती है? अंडक होती है। अंडक को ही क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु कहते हैं। अगर इसकी देखें तो ये एक जायांग की संरचना है, या किसकी? अपन इसे अंडक कह सकते हैं। और इसका शीर्ष भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, जो पराग कणों को ग्रहण करता है। क्या करता है? पराग कणों को ग्रहण करता है। जो परागण के द्वारा पराग कण जाते हैं वो वर्तिकाग्र के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, और अंडाशय और वर्तिकाग्र के बीच का भाग वर्तिका कहलाती है, और आधारी भाग जो फूला हुआ होता है वो क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़े मादा एवं उपोद्भिद में पहला प्राथमिक संरचना पढ़ी अपने जायांग के बारे में। अब अपन इसका पहला भाग पढ़ रहे हैं बीजांड की संरचना। क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन? बीजांड की संरचना। कई बार क्वेश्चन भी आता है, बीजांड की संरचना को समझाइए। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, बीजांड की संरचना को समझाइए। स्ट्रक्चर ऑफ ओवल, स्ट्रक्चर ऑफ ओवल, बीजांड की संरचना। देखिए, आज अपन अध्ययन करेंगे बीजांड की संरचना। आवर्त बीजी पाद पर 2-3 चीज समझो पहले, देखो इसके बारे में 2-3 पॉइंट समझ लेते हैं, फिर इसे क्लियर करेंगे क्या होता है। देखो,
आवर्त बीजी पादपों में बीजांड की संरचना एक जटिल बनती है। आवर्त बीजी पादपों में बीजांड की संरचना कैसी होती है? एक जटिल संरचना होती है। इसकी संरचना कैसी होती है? लगभग गोलाकार होती है। देखिए आवर्त बीजी पादपों के बीजांड की संरचना जटिल होती है। बीजांड की संरचना कैसी होती है? गोलाकार होती है। और इसका आंतरिक भाग होता है वो पेरेन कायमा उत्तक का बना होता है। कौन से उत्तक का बना होता है? पेरेन कायमा उत्तक का बना होता है, जिसे बीजांड काय कहते हैं। मुख्य भाग क्या कहलाता है? बीजांड काय कहलाता है। अब देखो इसको थोड़ा सा है जटिल, लेकिन समझने में इजी हो जाएगा। अब अपन बीजांड की संरचना एक बार मैं आपको सुनाता हूँ, फिर इसका चित्र बना करके भी बताता हूँ। देखो बीजांड की संरचना समझो। आवर्त बीजी पादपों के एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना गोलाकार होती है। कैसी होती है? गोलाकार होती है। चलो देखो अपन बोलते जाते हैं, चित्र भी बनाते जाते हैं। ये कैसी होती है? अपन बना लें साहब, ये गोलाकार संरचना होती है। गोलाकार संरचना होती है। एक प्रारूपिक बीजांड का मुख्य भाग, एक प्रारूपिक बीजांड का मुख्य भाग किसका बना होता है? पेरेनकाइमा उत्तकों का बना होता है। और इस पेरेनकाइमा उत्तकों के भाग, जो मुख्य भाग होता है पेरेनकाइमा उत्तकों का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? बीजांड काय कहते हैं। इस बीजांड काय के चारों ओर या आवर्त बीजी बीजांड के चारों ओर आवरण पाए जाते हैं। बीजांड के चारों क्या पाए जाते हैं? आवरण पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 1, 2 या 3 अथवा नहीं भी हो सकती है। अध्यावरण, बीजांड काय के चारों आवरण पाए जाते हैं। इन आवरणों को अध्यावरण कहते हैं। इन अध्यावरणों की संख्या 1, 2 या 3 अथवा नहीं भी हो सकती है। अगर एक आवरण है तो इसे एक अध्यावरण कहेंगे, अगर 2 है तो द्विअध्यावरण कहेंगे, और अगर आवरण नहीं है तो क्या कहेंगे? अध्यावरण रहित बीजांड कहेंगे। क्या कहेंगे? अध्यावरण रहित बीजांड कहते हैं। अब ये इसके चारों क्या गई? आवरण। अगर इनकी संख्या 1 है तो एक अध्यावरण, 2 है तो द्विअध्यावरण, और अगर इनकी संख्या 3 है तो त्रिअध्यावरण होते हैं। किंतु अध्यावरण इस बीजांड काय को संपूर्ण भाग से घेरे हुए नहीं रहते हैं। जो अध्यावरण होते हैं वो बीजांड के चारों ओर नहीं पाए जाते हैं, बल्कि थोड़ा सा भाग अध्यावरण रहित होता है। कैसा होता है? अध्यावरण रहित होता है। जो भाग अध्यावरण रहित होता है उसे बीजांड द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। देखिए इसको समझिए, फिर अपन पढ़ रहे हैं बीजांड की संरचना। आवर्त बीजी पादपों के बीजांड एक जटिल संरचना होती है जो गोलाकार होता है, जो पेरेनकाइमा उत्तकों का बना होता है, जिसे बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय के चारों आवरण पाए जाते हैं, जिन्हें अध्यावरण कहते हैं। जब इनकी संख्या 1 होती है तो एक अध्यावरण, और जब इनकी संख्या 2 होती है तो द्विअध्यावरण कहते हैं। जैसे ये है तो इन्हें क्या कहेंगे अपन? अध्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यावरण। अध्यावरण से रहित भाग को क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। अध्यावरण से रहित भाग को क्या कहते हैं भाई? बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड काय का आधारी भाग, बीजांड काय का आधारी भाग, या मैं यूं कहूं कि
बीजांड द्वार का विपरीत का भाग, या तो बीजांड द्वार का आधारी भाग बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं भाई, कौन सा बीजांड द्वार के विपरीत का भाग क्या कहलाता है? बीजांड द्वार के विपरीत का भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? निभाग कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? निभाग कहलाता है। अब इस किसमें, यानी कि बीजांड द्वार की ओर, या बीजांड के द्वार की ओर मादा युग्मकोद्भिद के रूप में, बीजांड द्वार की ओर मादा युग्मकोद्भिद के रूप में क्या पाया जाता है? भ्रूण कोष पाया जाता है। भ्रूण कोष पाया जाता है। क्या पाया जाता है? भ्रूण कोष पाया जाता है। किसमें पाया जाता है भ्रूण कोष? बीजांड द्वार की ओर पाया जाता है। इस बीजांड द्वार की ओर भ्रूण कोष में 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। बीजांड द्वार की ओर भ्रूण कोष में कितनी कोशिकाएं पाई जाती है? 3 कोशिकाएं पाई जाती है, जिनमें एक बड़ी नाशपाती के आकार की होती है और 2 छोटी कोशिका होती है। जो बड़ी कोशिका होती है उसे अंड कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड कोशिका। तथा 2 को क्या कहते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं। अपने बीजांड की संरचना पढ़ रहे हैं। हमने कहा कि बीजांड गोलाकार होता है, पेरेन्काइमा उत्तकों से घिरा होता है, जिसे बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय के चारों आवरण पाए जाते हैं, जिन्हें अध्यावरण कहते हैं। जब अध्यावरणों की संख्या 2 होती है तो द्विअध्यावरण, 3 होती है तो त्रिअध्यावरण, और अगर नहीं होती है तो इसे अध्यावरण रहित कहते हैं। अब अपन समझा रहे हैं कि कुछ पादपों में अध्यावरण नहीं पाए जाते तो इसे अध्यावरण रहित बीजांड भी कहते हैं। अब बीजांड का वह भाग जो अध्यावरणों से घिरा हुआ नहीं रहता है उसे बीजांड द्वार कहते हैं। इसका विपरीत वाला भाग क्या कहलाता है? निभाग कहलाता है। इसके विपरीत वाला भाग क्या कहलाता है? निभाग कहलाता है। बीजांड द्वार की ओर मादा युग्मकोद्भिद के रूप में क्या पाया जाता है? भ्रूण कोष पाया जाता है। इसे एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक कहते हैं। जो क्या होता है? मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम पीढ़ी की कोशिका होती है। जो क्या होती है? मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम पीढ़ी कोशिका होती है। अब इस भ्रूण कोष में का अभी कहा कि अपने बीजांड द्वार की ओर 2 कोशिका, 3 कोशिका पाई जाती है, 2 छोटी एक बड़ी। बड़ी कोशिका को अंड कोशिका कहते हैं तथा दोनों छोटी कोशिका को क्या कहते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं। तो इसके विपरीत वही बात, निभाग की ओर भी 3 समव्यासी कोशिकाएं पाई जाती है। 3 समव्यासी कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। ये वाला भाग हो गया कौन सा? बीजांड का। और ये वाला भाग हो गया भ्रूण कोष। अब इन प्रतिमुखी कोशिकाओं का कोई मुख्य कार्य नहीं होता। अब बीजांड द्वार में अंड कोशिका तथा प्रतिमुखी कोशिका के बीच में द्वितीयक केंद्रक पाया जाता है। के बीच में क्या पाया जाता है? द्वितीयक केंद्रक पाया जाता है। जिस कैसे बना, इस प्रकार द्वितीयक केंद्रक का निर्माण होता है।
आगे चल करके पढ़ेंगे। द्वितीयक केंद्रक पाया जाता है। बीजांड व्रंत के द्वारा जिस भाग से जुड़ा हुआ होता है, बीजांड व्रंत के जिस स्थान से जुड़ा हुआ होता है उसे हाइलम कहते हैं। बीजांड का वह भाग जो बीजांड व्रंत से जुड़ा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? ये वाला भाग हाइलम कहलाता है। ये चित्र किसका बन गया? एक प्रारूपिक, इसका बन गया एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना। और एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना में अपन कौन से बीजांड की संरचना का अध्ययन करते हैं? प्रत्येक बीजांड की संरचना का अध्ययन करते हैं। ये याद रखना है, प्रारूपिक में कौन से बीजांड की? प्रत्येक बीजांड की संरचना का अध्ययन करते हैं। एक प्रारूपिक, अभी अपन पढ़ेंगे बीजांड के प्रकार, उनमें एक प्रकार आएगा कौन सा? प्रत्येक बीजांड। तो प्रत्येक बीजांड एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना के रूप में अपन क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अब एक चीज और देखो, बहुत मोस्ट है। अब इधर समझो एक चीज को, अभी ये समझ में आ गया होगा आपको, फिर दोबारा समझा रहा हूँ एक बार। देखिए, अपन एक प्रारूपिक बीजांड प्रश्न युक्त आ जाता है, बीजांड की संरचना को समझाइए। तो बीजांड की संरचना कैसी होती है? गोलाकार होती है। इसका मुख्य भाग किसका होता है? पेरेनकाय में उत्तक का बना होता है, जिसे बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय के चारों ओर आवरण पाया जाता है, जिन्हें अध्यावरण कहते हैं। अगर इनकी संख्या एक अध्यावरण, दो तो द्विअध्यावरण, और नहीं है तो अध्यावरण रहित कहते हैं, है ना। अब आगे चले तो इसको थोड़ा सा कहें कि बीजांड का वह भाग जो अध्यावरण से घिरा हुआ नहीं रहता है उसे बीजांड द्वार कहते हैं। विपरीत का भाग निभाग कहलाता है। बीजांड द्वार की ओर मादा युग्मोद्भिद के रूप में भ्रूण कोश पाया जाता है। भ्रूण कोश में बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिका होती है। 3 कोशिका किधर की ओर होती है? निभाग की ओर होती है, और द्वितीयक केंद्र के रूप में दोनों के बीच में पाया जाता है। कई बार बहुत मोस्ट क्वेश्चन भी आ चुका है, क्या? भ्रूण कोश में कितने केंद्रक व कितनी कोशिका होती है? भ्रूण कोश में कितने केंद्रक व कितनी कोशिकाएं पाई जाती है? अब यहाँ पर देखो, सीधा सब देखो कितनी होती है, लगाओ देखे दिमाग थोड़ी सी देर के लिए। ये वाला भाई भ्रूण कोश हो गया, जो मैं ये गोला बना के चल रहा हूँ। ये वाला भाग कौन सा हो गया? भ्रूण कोश हो गया। और क्वेश्चन क्या है? भ्रूण कोश में कितने केंद्रक और कितनी कोशिकाएं पाई जाती है? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका, कंपटीशन में बहुत बार आ गया, इसलिए इसको याद करो। देखो, अब कितने केंद्रक हो गए और कितनी कोशिका हो गई? तो केंद्रकों की संख्या तो कितनी हुई? 8, और कोशिका की संख्या कितनी हो गई? 7। कैसे नहीं? देखो इधर देखो, एक कोशिका है, ये 3 तो ये और 3 ये, तो कुल कितनी हो गई? 6 हो गई। और दो ये एक कोशिका है लेकिन द्वितीय केंद्र युक्त है, तो एक 7 तो कोशिका, और केंद्रकों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। 3 केंद्र ऊपर, 3 नीचे, और 2 द्वितीय केंद्र नाम से ही चल रहा है, तो कितने हो गए? 8। तो भ्रूण कोश में कितने केंद्र कितनी कोशिका पाई जाती है? 8 केंद्र और 7 कोशिकाएं पाई जाती है। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। एक चीज और देखो, समझो भी, देखो ये वाला भाग बीजांड व्रंत कहलाता है। बीजांड व्रंत, और बीजांड व्रंत की सहायता से बीजांड कहाँ? अंडाशय में जुड़ा हुआ होता है। बीजांड व्रंत की सहायता से ये क्या होता है? बीजांड पाया जाता है। अब यहां पर देखिए, यहां से एक चीज और देखिए कि आवर्त बीजी पादपों का जब परिवर्तन होता है तो जो बीजांड काय है, इस आवर्त बीजी पादपों का जब परिवर्तन होता है तो जो इसका बीजांड काय है वो पूरा का पूरा उपयोग में आ जाता है। परिवर्तन के समय बीजांड काय का क्या हो जाता है? उपयोग हो जाता है, किंतु कुछ पादपों में ये शेष रह जाता है। क्या होता है? शेष रह जाता है। फिर
बीजांडकाय का उपयोग कर लिया जाता है परिवर्धन के समय, लेकिन उपयोग कर लिया जाता है तो बीजांडकाय रहता ही नहीं। लेकिन कुछ पादपों में ये बीजांडकाय का कुछ भाग शेष रह जाता है, जिसे परिभ्रूणकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभ्रूणकोश कहते हैं। तो इसे याद रखें, क्या कहते हैं? परिभ्रूणकोश कहते हैं। परि यानी चारों ओर, देखो इधर देखो, परि का मतलब होता है चारों ओर, भ्रूणकोश के चार, ये आपका भ्रूणकोश है, इस भ्रूणकोश के चारों ओर ये वाला भाग कौन सा था? अभी अपने लिखा बीजांडकाय। ये बीजांडकाय क्या है? यानी कि उपयोग में नहीं है, शेष रह गया, तो इसके चारों ऊबड़ खाबड़ के रूप में पाया जाता है, और इसे ही अपन क्या कहते हैं? परिभ्रूणकोश। और इसका अगर उदाहरण देखें तो काली मिर्च, क्या उदाहरण है? काली मिर्च। काली मिर्च किसका उदाहरण है? परिभ्रूणकोश का उदाहरण है। तो इस प्रकार बच्चों आज अपन ने मादा युग्मोद्भिद के बारे में पढ़ा। मादा युग्मोद्भिद में हमने कहा कि पुष्प में जायांग भाग मादा पुष्प को रिप्रेजेंट करता है, और जायांग की इकाई अंडक होती है। अंडक को 3 भागों में बांटा। कौन कौन से भाग आए? 3 भाग, वर्तिका, प्रवर्तिका और अंडाशय। अब अंडाशय में क्या पाए जाते हैं? बीजांड पाए जाते हैं। तो अब अपन ने किसकी संरचना पढ़ ली? आज बीजांड की संरचना पढ़ ली। अपने कहा कि एक प्रारूपिक बीजांड, और याद रखना प्रारूपिक के रूप में कौन सा बीजांड काम में ले रहे हैं अपन? प्रारूपिक के रूप में प्रत्येक प्रकार का बीजांड काम में लेते हैं, प्रत्येक बीजांड, क्योंकि आवर्त बीजी पादपों में 82% प्रत्येक प्रकार का बीजांड पाया जाता है। अभी अपन बीजांड के प्रकार पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट टॉपिक अपन यही लेंगे। तो ये अपन ने पढ़ चुके हैं, और अपना बीजांडकाय का शेष भाग परिभ्रूणकोश। क्वेश्चन यूं का आ जाता है परिभ्रूणकोश का उदाहरण बताइए, तो काली मिर्च बता देंगे। अगर अपना प्रश्न यूं आता है परिभ्रूणकोश किसे कहते हैं, तो कुछ पादपों में परिवर्तन के समय बीजांडकाय का भाग शेष रह जाता है, जिसे परिभ्रूणकोश कहते हैं। दूसरी चीज मैंने अभी आपको कहा कि भ्रूण कोश में कितने केंद्रक और कितनी कोशिकाएं पाई जाती, तो 7 कोशिका और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि विद्यार्थियों आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? और आप लोग इस विषम